नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, साइंस में जो है हम लोग को 3 सेक्शन पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो दोस्तों, साइंस में जो है हम लोग को 3 सेक्शन पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस का एक और सेक्शन पढ़ना पड़ता है, जो कि है विविध, यानी कि मिसलेनियस। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स की स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, फिजिक्स जो है यानी कि भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में हमें मेनली 8 चैप्टर ही पढ़ने हैं। पहला है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, सेकंड है ध्वनि यानी कि साउंड, थर्ड है उष्मा यानी कि हीट, चौथा है लाइट, पाँचवा है इलेक्ट्रिसिटी, छठा है मैग्नेटिज्म, सातवां है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी यानी कि मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, और आठवां है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मैं आपको क्रमबद्ध पढ़ाते जाऊँ। तो दोस्तों, आज जो है साइंस का हम लोग सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें एवं केवल 20 मिनट में मैं आपको इस टॉपिक में महारत हासिल करवा दूंगा। मैंने जिस तरह आपको 8 टॉपिक के बारे में बताया फिजिक्स में, तो दोस्तों वो टॉपिक पढ़ने से पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि फिजिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है। ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपको आगे की फिजिक्स पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। तो दोस्तों, मैं उन 8 टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ाना चाहूँगा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट में होता क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले बात जानते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि दोस्तों वैसी राशि होती है जिसको हम नाप सकते हैं, यानी कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी भी विधि द्वारा, उसको भौतिक राशि कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी की हंसी माप सकते हैं क्या? दोस्तों नहीं। किसी का आप रोना माप सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं माप सकते हैं। वो कितना हंस रहा है ये आपको नहीं पता। 100 ग्राम हंस रहा है, 200 ग्राम हंस रहा है, या फिर 2 किलोमीटर हंस रहा है, ऐसा कुछ भी आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर भौतिक राशि, इसका मतलब ये हुआ कि खुशी भौतिक राशि है क्या? हंसी भौतिक राशि है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा, नाउन के भेद में पढ़ा होगा, भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसको मापा या तौला ना जा सके, जैसे खुशी है, हंसी है। इस तरह ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ठीक उसके विपरीत, क्या द्रव्यमान को मापा जा सकता है? आप मार्केट गए, आप वहाँ से चीनी लाए, उसको क्या आप घर में आसानी से नाप सकते हैं? बिल्कुल नाप सकते हैं। तो दोस्तों, जिस चीज़ को हम माप सकते हैं वो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हो गया आपका द्रव्यमान, हो गया लंबाई, हो गया बल, हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए केवल 3 उदाहरण लिखे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद भौतिक राशि के बाद हम पढ़ेंगे भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, भौतिक राशि के जो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इनके 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं मूल राशि, दूसरे होते हैं व्युत्पन्न राशि। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में क्या अंतर है? जी नहीं। तो देखिए, हम सबसे पहले इनके बारे में अंतर जानेंगे। मूल राशि वैसी राशि होती है जिनको बिना किसी अन्य राशि की सहायता से मापा जा सकता है। जैसे द्रव्यमान, आप जो है मार्केट से चीनी लाइए या कोई भी वस्तु लाइए, उसको बिना किसी सहायता के आप सिर्फ आसानी से माप सकते हैं। बिना किसी दूसरे यूनिट के, बिना किसी सूत्र के उसको आप आसानी से माप सकते हैं। तो वो हो गए आपकी फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मूल राशि। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को माप सकते हैं। ऐसे करके आप फीता लाएंगे, टेप लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक को आसानी से नाप सकते हैं। तो ये हो गया मूल राशि। इसमें किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी सूत्र की जरूरत पड़ती है। लंबाई हो गया, टेम्परेचर हो गया, समय हो गया, ये हो गया मूल राशि। लेकिन व्युत्पन्न राशि में क्या होता है? व्युत्पन्न राशि में आपको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि व्युत्पन्न राशि को आपको मापने के लिए एक से अधिक भौतिक राशि मूल राशि का, यानी कि आपको सहायता लेना पड़ेगा। जैसे क्षेत्रफल आप किसी का नापते हैं, जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल नापिए या फिर एक आयत का क्षेत्रफल नापिए। तो आयत का क्षेत्रफल नापने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो लंबाई क्या है यहाँ पे दोस्तों? मूल राशि है। चौड़ाई क्या है दोस्तों? वो भी मूल राशि है। तो यहाँ पे देखिए, आप एक से ज़्यादा मूल राशि का सहयोग लेना पड़ रहा है आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अतः क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि है, डिराइव्ड यूनिट। जैसे चाल है,
चाल आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। चाल कैलकुलेट करने के लिए आपको दो मूल राशि का होना जरूरी है। पहला मूल राशि दूरी और दूसरा मूल राशि समय। अगर चाल आपको कैलकुलेट करना है तो दूरी बटे समय आपको करना पड़ेगा, तभी आप चाल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का आयतन कैलकुलेट करना है तो इन जनरल आयतन जो है हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसमें आपको लंबाई भी एक प्रकार का लेंथ हो गया, चौड़ाई भी एक प्रकार का लेंथ ही है, ऊंचाई भी एक प्रकार का लेंथ ही है। तो इसमें देखिए एक से ज़्यादा मूल राशि को जो है उसको 2 बार 3 बार गुना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बोला व्युत्पन्न राशि जो है उसमें मूल राशि का सहायता लिया जाता है, यानी कि बिना मूल राशि के सहायता के व्युत्पन्न राशि कभी संभव नहीं। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जो भौतिक राशि है उसको व्यक्त कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको तरीका थोड़ा पता होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये चीज़। इसके लिए बहुत से आसान उपाय हैं, सिंपल सी बात है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको व्यक्त कैसे करना है, जैसे आप बोलते हैं 20 kg, तो 20 kg में ये जो 20 है यहाँ पे 20 kg से पहले ये मतलब समझिए 20 किलो। कोई भी चीज़ आप 20 किलो लेते हैं तो वो बोलते हैं 20 किलो। तो 20 क्या हुआ, 20 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। हिंदी में न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं संख्यात्मक मान, और यहाँ पे केजी जो है इसका यूनिट हो गया। केजी क्या हो गया दोस्तों, यूनिट हो गया। सेकेंड चीज़ जैसे हम बोलते हैं 5 न्यूटन, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया दोस्तों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो 5 क्या हो गया, इसका संख्यात्मक मान हो गया। और n क्या हो गया, यानी कि न्यूटन क्या हो गया इसका दोस्तों, n जो है इसका यूनिट हो गया। तो दोस्तों आपने जान लिया कि फिजिकल क्वांटिटी कैसे व्यक्त करते हैं। इससे पहले आपने जाना था कि भौतिक राशियों के प्रकार। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, पहले सिस्टम्स ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक की क्या क्या पद्धतियाँ थी। हालांकि SI आने के बाद ये सब बहुत कम पड़ गया, लेकिन अब भी जो है पहले जो मात्रक की पद्धतियाँ थी, मेन रूप से 3 मात्रक की पद्धतियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। पहला है FPS सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड में क्या होता था दोस्तों, दूरी को यानी कि लंबाई को जो है फुट में नापते थे हम लोग, और वजन को जो है यानी कि जो मास होता था हम लोग का उसको पाउंड में नापते थे, और जो समय होता था उसको सेकंड में मापते थे। नेक्स्ट दोस्तों है CGS सिस्टम। CGS में क्या होता था, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड सिस्टम। तो CGS सिस्टम में क्या होता था दोस्तों, लंबाई या दूरी को सेंटीमीटर में मापते थे, वजन या फिर कोई मास रहता था उसको ग्राम में नापते थे, फिर समय को सेकंड में मापते थे। थर्ड जो दोस्तों है वो है MKS सिस्टम। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम। देखिए FPS हो या CGS हो या MKS हो, सब के अंत में S है, यानी कि सब के अंत में सेकंड है। यानी कि पहले की जितनी भी पद्धतियाँ थी सब में समय को सेकंड में ही मापा जाता था। तो MKS के बारे में अभी बात कर रहे थे। MKS में देखिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम। तो उस समय जो था MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता था, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता था, और समय को दोस्तों सेकंड में मापा जाता था। अभी आपको SI यूनिट के बारे में बताने वाला हूँ। SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। ये मात्रक प्रणाली जो है फ्रांस के पेरिस में सबसे पहले 1971 ईस्वी में एक्सेप्ट की गई थी। इसके बाद इसको पूरी दुनिया में लागू किया गया, क्योंकि दोस्तों कोई जो है कोई लंबाई को किलोमीटर में मापता था, कोई लंबाई को मीटर में मापता था, कोई द्रव्यमान को केजी में मापता था, कोई द्रव्यमान को पाउंड में नापता था। तो इस तरह बात बनने वाली नहीं थी। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि सारी दुनिया में एक ऐसी पद्धति होना चाहिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है इंटरनेशनली जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को पूरी दुनिया में लागू किया गया, और इसमें जो है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 मूल मात्रक दिए गए, यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट दिए गए और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट दिए गए। अब आप बोलेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट क्यों है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट की क्या ज़रूरत है। तो एक्चुअली में शुरुआत में 7 फंडामेंटल यूनिट ही दिए गए, लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला था, क्योंकि 2 ऐसे चीज़ थे जिनको फंडामेंटल यूनिट नाप नहीं सकता था। एक है समतल कोण, दूसरा है ठोस कोण। समतल कोण को इंग्लिश में प्लेन एंगल कहते हैं, ठोस कोण को सॉलिड एंगल कहते हैं। इसलिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों देखिए फंडामेंटल यूनिट यानी कि 7 हैं मूल मात्रक। पहला है लंबाई जिसका कि SI मात्रक है मीटर, दूसरा है द्रव्यमान जिसका SI मात्रक है किलोग्राम, तीसरा है समय जिसका SI मात्रक है सेकंड,
चौथा है तापमान जिसका एसआई मात्रक है केल्विन, पांचवा है विद्युत धारा या धारा बोलिए, इसका एसआई मात्रक एम्पियर है, छठा है ज्योति तीव्रता जिसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, इसको कैंडेला में मापा गया, एसआई मात्रक इसका कैंडेला है। सातवां है पदार्थ की मात्रा जिसको मोल कहते हैं, इसको मोल में ही मापा जाता है और इसको शॉर्टकट में इसका संकेत MOL होता है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सभी के संकेत भी लिख दिए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों संपूरक मात्रक में यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट में देखिए दो मात्रक हैं, एक है समतल कोण जिसको प्लेन एंगल कहते हैं, एक है ठोस कोण जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं। तो प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण जो है इसका मात्रक रेडियन होता है जिसका संकेत रेड होता है RAD, और सेकेंड है ठोस कोण जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है जिसको शॉर्टकट में या संकेत में SR कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अच्छी तरह देखा कि SI सिस्टम क्या है और इसकी आवश्यकता पूरी दुनिया में क्यों पड़ी है। तो नेक्स्ट में दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे मात्रक होते हैं जो कि मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल आप ऐसे ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको मूल मात्रक की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है और लंबाई तो लंबाई है ही। तो देखिए यहाँ पे आपको मूल मात्रक की सहायता लेनी पड़ी क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल के लिए जो है SI मात्रक, क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों आप बोलेंगे मीटर स्क्वायर कैसे होता है, तो देखिए लंबाई जो है, लंबाई को किस चीज़ में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है ना, तो चौड़ाई को भी मीटर में ही मापते हैं। तो देखिए मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। सेकेंड है आयतन। देखिए आयतन जो होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखिए लंबाई को किस में मापते हैं हम दोस्तों, M में मापते हैं, चौड़ाई को किस में मापते हैं, M में मापते हैं, ऊंचाई को किस में मापते हैं, M में मापते हैं, M अर्थात मीटर। तो देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी M इंटू M, तो इसका SI मात्रक हो गया मीटर क्यूब। नेक्स्ट है घनत्व यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि मास बाय वॉल्यूम। तो मास को देखिए, द्रव्यमान को हम लोग SI यूनिट में kg में मापते हैं। दोस्तों आपने देखा कि द्रव्यमान को किस में मापते हैं, kg में मापते हैं। सेकेंड है आयतन। तो आयतन को देखिए, आयतन को अभी हमने जस्ट पढ़ा कि आयतन को मीटर क्यूब में मापते हैं। देखिए SI मात्रक मीटर क्यूब है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg और आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। तो यहाँ kg बटे मीटर क्यूब। तो यहाँ जो है इसका SI मात्रक घनत्व का क्या हो गया, kg बटे मीटर क्यूब। फोर्थ है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को देखिए, दूरी तो एक प्रकार का लंबाई ही है ना। जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो वो आप 100 मीटर लंबी दूरी तय करते हैं, 1000 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, जैसे भी करते हैं। तो दूरी जो है, दूरी को हम लोग SI यूनिट में मीटर में मापते हैं। तो यहाँ M, और समय को जो है सेकंड में मापते हैं। तो M प्रति S, तो M प्रति S यानी कि चाल को जो लिखा जाता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको जो है इसमें भौतिक राशि के बारे में आपको बताएं तो इसमें ये व्युत्पन्न राशि है, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल। इसके अलावा बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, लेकिन मैं लिखाने का यहाँ पे लिखा दूंगा, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जैसे जैसे हम फिजिक्स को आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इन राशियों के बारे में जानते जाएंगे। जैसे मैं अभी आपको संवेग का यहाँ पे दे दूंगा उदाहरण, संवेग आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम फिजिक्स आगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ आप धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो बेहतर होगा, मैं इसको बाद में भी चर्चा करूँगा। तो अभी जो है जो चीज़ आपको आती थी मैंने उसको ही लिखा, ताकि आप इसे उदाहरण द्वारा अच्छे से समझ सकें। तो नेक्स्ट है इसका जो है, देखिए कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों कभी कभार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि क्षेत्रफल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। अगर आपको इसका सूत्र पता होगा, इसका SI मात्रक पता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को किस में सूचित करते हैं, मीटर में। चौड़ाई को किस में सूचित करते हैं, मीटर में। तो M का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो विमाएं जो निकालने के लिए, विमाएं निकालने के लिए लंबाई को L से सूचित करते हैं। लंबाई को किससे सूचित करते हैं दोस्तों, L से सूचित करते हैं। तो देखिए विमाएं निकालने के लिए सीधा यहाँ मीटर का स्क्वायर है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर, L कैपिटल L है, और इसको कैपिटल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे करके स्क्वायर दे दिए, ये इसकी विमा हो गई। तो दोस्तों देखा आपने कितना निकालना आसान है, लेकिन मैं फिर भी आपको इन तीनों की विमाएं निकाल कर समझाऊंगा, ताकि आपके लिए ये समझना काफ़ी आसान हो जाए।
सेकेंड चीज़ है आयतन। देखिए आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम के लिए देखिए इसका सूत्र है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को मीटर में मापते हैं। आखिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक प्रकार का दूरी, एक प्रकार की लंबाई तो ही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आयतन है, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखिए लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, तीनों एक प्रकार का लेंथ ही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो एसआई मात्रा होगा इसी से मिलके बना होगा m इंटू एम मीटर क्यूब हो गया। और इसका जो बीमा लिखेंगे, देखिए बीमा जो है लंबाई को बीमा में क्या लिखा जाता है, कैपिटल L लिखा जाता है, यानी कि लेंथ को जो है कैपिटल L लिखा जाता है। जाहिर तौर पे सीधी सी बात है, L को लेंथ को कैपिटल L ही लिखेंगे। तो इस पर क्यूब है तो यहाँ पे भी आप क्यूब दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए विमाएँ जो है सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत सारे एग्जामों में भी हुआ है। जैसे हाल ही में दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, फिर एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट बात करते हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए केजी पर मीटर क्यूब। तो देखिए दोस्तों केजी को किस में सूचित करेंगे, देखिए केजी मतलब हो गया किलोग्राम। तो किलोग्राम देखिए एल से तो लेंथ हो गया, तो केजी के लिए जो है एम होता है, यानी कि एम से मास हो गया केजी एम प्रति। देखिए मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब एक प्रकार का लेंथ हुआ, यानी कि एल का क्यूब। इसको ऐसे क्लियर करके ऐसे करके लिख सकते हैं एम एल पर पावर -3, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए अगर m पर l क्यूब है तो अगर ये l क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस आपको अभी समझ लेना है ये कैसे होगा, इसके बारे में मैं अगले चैप्टर में भी चर्चा करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए मैं इसका इधर लिख देता हूँ, चाल का इधर लिख देता हूँ डायमेंशन फार्मूला। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी एक प्रकार की लेंथ है, यानी कि एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई को किससे विमा में सूचित करते हैं, एल से। और समय क्या हुआ, समय को सूचित किया जाता है टी से, यानी कि कैपिटल टी से, यानी टाइम। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है एल टी पर पावर -1। आप बोलेंगे दोस्तों कि -1 यहाँ पे कैसे आया। देखिए L पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, T पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब ये T ऊपर जाएगा, देखिए फिर से समझिए, L पे पावर 1 है, T पे पावर 1 है, ठीक है दोस्तों। जब ये T ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पे पावर जो है माइनस में हो जाएगा, तो LT -1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी हम लोग कुछ जानेंगे कि दूरी मापने की कुछ अन्य भी इकाई होती है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देखिए दूरी मापने की कुछ अन्य इकाई है, एक है खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो खगोलीय एकक क्या होता है वास्तव में, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये आपका है दोस्तों, ये आपका है सूर्य, सन है, यानी कि सूर्य है, सन है। इसके बाद ये है आपका अर्थ दोस्तों, ठीक है। ये फिर अर्थ हुआ आपका है, यहाँ पे पृथ्वी। देखिए दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच जो एवरेज डिस्टेंस है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होती है वो करीब होती है 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। देखिए कभी कभार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती है, कभी कभार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती भी है, ठीक है। तो लेकिन उसकी एक औसत दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर होती है। तो देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, एक्चुअली में 15 करोड़ होता है, लेकिन अगर उसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए ना तो 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक खगोलीय एकक बराबर क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, यानी कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, उसके बीच की जो कुल दूरी होती है उसी को खगोलीय एकक बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है प्रकाश वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था और बीच बीच में दरोगा के एग्जाम में भी पूछा जाता रहा ये क्वेश्चन, और रेलवे के एग्जाम में वो भी बहुत प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष पहले समझते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों प्रकाश की चाल आप लोगों को पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि अगर प्रकाश यहाँ से चलना स्टार्ट करे, यहाँ से प्रकाश ऐसे शुरू किए तो वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी। 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जाएगी दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए
प्रकाश जो है 1 साल में कितना ज़्यादा चलेगी। अब 1 सेकंड में जब 3 लाख किलोमीटर चल लेती है तो 1 साल में बहुत 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 ज़्यादा दूरी चल जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो तारों की दूरी होती है, जो अन्य ग्रहों उपग्रहों की दूरी होती है, बहुत बहुत दूर होती है, ठीक है, ग्रहों की दूरी या फिर तारों की दूरी, तो वो बहुत बहुत दूर होती है। तो उसको नापने के लिए हम लोग जो है प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में जो होता है 1 लाइट ईयर, इसको इंग्लिश में लाइट ईयर कहेंगे, 1 लाइट ईयर में होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे प्रकाश की चाल एक्चुअली में होती कितनी है, ये वैल्यू आप याद रखेंगे। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको जब आप तोड़ेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूरी की एक सबसे बड़ी इकाई है, वो है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो अब आप जाहिर तौर पे बताइए कि प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी दूरी की इकाई होगी या पारसेक होगी। देखिए एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है, ठीक है। तो देखिए एक पारसेक को अगर इस फॉर्म में लाएंगे, मीटर के फॉर्म में लाएंगे, तो 3.1 गुने 10⁻16 मीटर होती है, ठीक है। तो पारसेक जो होती है, जैसे कि खगोलीय पिंड की जो दूरी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, उसको मापने में ये भी प्रयुक्त होती है। और दोस्तों आपको याद रखना चाहिए दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक ही होती है दोस्तों ये सब जो प्रश्न है, जैसे दूरी का मात्रक है, खगोलीय एकक, प्रकाश वर्ष या पारसेक, इन सब से बहुत बार पीसीएस में भी, दरोगा के एग्जाम में और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनफैक्ट रेलवे में भी बहुत सारे बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों अगर आप ये मेरे साथ ये टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आयतन है, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखिए लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, तीनों एक प्रकार का लेंथ ही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो एसआई मात्रा होगा इसी से मिलके बना होगा, m × m मीटर क्यूब हो गया। और इसका जो विमा लिखेंगे, देखिए विमा जो है, लंबाई को विमा में क्या लिखा जाता है? कैपिटल L लिखा जाता है, यानी कि लेंथ को जो है कैपिटल L लिखा जाता है। जाहिर तौर पर सीधी सी बात है, लेंथ को कैपिटल L ही लिखेंगे। तो इस पर क्यूब है तो यहाँ पे भी आप क्यूब दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए विमाएँ जो है सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत सारे एग्जामों में भी हुआ है। जैसे हाल ही में दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, फिर एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट बात करते हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए केजी पर मीटर क्यूब। तो देखिए दोस्तों केजी को किस में सूचित करेंगे? देखिए केजी मतलब हो गया किलोग्राम। तो किलोग्राम देखिए एल से तो लेंथ हो गया, तो केजी के लिए जो है एम होता है, यानी कि एम से मास हो गया, केजी एम प्रति। देखिए मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब एक प्रकार का लेंथ हुआ, यानी कि एल का क्यूब। इसको ऐसे क्लियर करके ऐसे करके लिख सकते हैं, एम एल पर पावर -3 ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए अगर m पर l क्यूब है तो अगर ये l क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस आपको अभी समझ लेना है ये कैसे होगा, इसके बारे में मैं अगले चैप्टर में भी चर्चा करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए मैं इसका इधर लिख देता हूं, चाल का इधर लिख देता हूं डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी एक प्रकार की लेंथ है, यानी कि एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई को किससे विमा में सूचित करते हैं? एल से। और समय क्या हुआ? समय को सूचित किया जाता है टी से, यानी कि कैपिटल टी से, यानी टाइम। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है एल टी पर पावर -1। आप बोलेंगे दोस्तों कि -1 यहाँ पे कैसे आया? देखिए एल पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, टी पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब ये टी ऊपर जाएगा, देखिए फिर से समझिए, एल पे पावर 1 है, टी पे पावर 1 है, ठीक है दोस्तों। जब ये टी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पे पावर जो है माइनस में हो जाएगा, तो एल टी -1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी हम लोग कुछ जानेंगे कि दूरी मापने की कुछ अन्य भी इकाई होती है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देखिए दूरी मापने की कुछ अन्य इकाई है, एक है खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो खगोलीय एकक क्या होता है वास्तव में, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये आपका है दोस्तों, ये आपका है सूर्य, सन है, यानी कि सूर्य है, सन है। इसके बाद ये है आपका अर्थ दोस्तों, ठीक है, ये फिर अर्थ हुआ आपका है।
यहाँ पे पृथ्वी। देखिए दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो एवरेज डिस्टेंस है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होती है वो करीब होती है 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। देखिए, कभी कभार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती है, कभी कभार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती भी है, ठीक है। तो लेकिन उसकी एक औसत दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर होती है। तो देखिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है एक्चुअली में 15 करोड़ होता है, लेकिन अगर उसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए ना तो 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक खगोलीय एकक बराबर क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, यानी कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, उसके बीच की जो कुल दूरी होती है उसी को खगोलीय एकक बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है प्रकाश वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था और बीच बीच में दरोगा के एग्जाम में भी पूछा जाता रहा ये क्वेश्चन, और रेलवे के एग्जाम में वो भी बहुत प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष पहले समझते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश की चाल आप लोगों को पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि अगर प्रकाश यहाँ से चलना स्टार्ट करे, यहाँ से प्रकाश इसे शुरू किए तो वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी। 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जाएगी दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश जो है 1 साल में कितना ज़्यादा चलेगी। अब 1 सेकंड में जब 3 लाख किलोमीटर चल लेती है तो 1 साल में बहुत ज़्यादा दूरी चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो तारों की दूरी होती है, जो अन्य ग्रहों की दूरी होती है, बहुत दूर होती है, ठीक है। ग्रहों की दूरी या फिर तारों की दूरी, तो वो बहुत दूर होती है। तो उसको नापने के लिए हम लोग जो है प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में जो होता है, एक लाइट ईयर, इसको इंग्लिश में लाइट ईयर कहेंगे, एक लाइट ईयर में होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे प्रकाश की चाल एक्चुअली में होती कितनी है, ये वैल्यू आप याद रखेंगे। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको जब आप तोड़ेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूरी की एक सबसे बड़ी इकाई है, वो है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो अब आप जाहिर तौर पे बताइए कि प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी दूरी की इकाई होगी या पारसेक होगी। देखिए, एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है, ठीक है। तो देखिए, एक पारसेक को अगर इस फॉर्म में लाएंगे, मीटर के फॉर्म में लाएंगे, तो 3.1 × 10⁻16 मीटर होती है, ठीक है। तो पारसेक जो होती है, जैसे कि खगोलीय पिंड की जो दूरी बहुत ज़्यादा होती है, उसको मापने में ये भी प्रयुक्त होती है। और दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक ही होती है दोस्तों, ये सब जो प्रश्न है, जैसे दूरी का मात्रक है, खगोलीय एकक, प्रकाश वर्ष या पारसेक, इन सब से बहुत बार पीसीएस में भी, दरोगा के एग्जाम में और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनफैक्ट रेलवे में भी बहुत सारे बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों, अगर आप ये मेरे साथ ये टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम आपको कुछ द्रव्यमान के मात्रक के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि यूनिट ऑफ मास। तो यूनिट ऑफ मास में जो है हमको बहुत सारे चीज़ पढ़ने होते हैं, लेकिन देखिए, इसमें एग्जाम में जो है, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें इन सारे से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम उन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 1 औंस, यानी कि 1 औंस में कितना ग्राम होता है। तो 1 औंस में जो है 28.35 ग्राम होता है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट है 1 पाउंड। 1 पाउंड में जो है 16 औंस होता है। तो फिर से एक बार समझिए, 1 औंस में जो है 28.35 ग्राम होता है। फिर नेक्स्ट है 1 पाउंड। 1 पाउंड में जो है 16 औंस होता है। तो फिर 1 औंस में आपने पढ़ा 28.35 ग्राम होता है, तो 16 औंस में कितना ग्राम होगा, तो 16 × 28.35 यानी कि 453.52 ग्राम होता है। तो 1 औंस में 28 ग्राम, 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ लेंथ। तो देखिए, लंबाई के मात्रक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कुछ पढ़ने हैं। जैसे अभी आपने लंबाई के बड़े मात्रक पढ़े, खगोलीय एकक, प्रकाश वर्ष, पारसेक, तो कुछ छोटे मात्रक भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक बहुत पॉपुलर सा है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। नेक्स्ट है 1 यार्ड में कितना इंच होता है, तो 36 इंच होता है। तो 36 इंच को जो है, चूंकि 1 फुट में 12 इंच होता है,
तो 12 इंच है यहाँ पे है 1 यार्ड में 36 इंच, तो 36 इंच को 3 फुट लिख सकते हैं। 36 इंच को कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 3 फुट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक छोटा सा मात्रक है, छोटा सा। देखिए 1 नैनोमीटर में कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, ठीक है। फिर आता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कभी कभार पूछा जाता है कि कितने मीटर होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो देखिए ये एंगस्ट्रॉम जो है एक तरह से वेवलेंथ को मापने की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता हो कि दोस्तों बताइए स्फिग्नोमैनोमीटर का क्या कार्य है, या फिर ऐसी कौन सी यंत्र है जो रक्तदाब को मापती है, ऐसी कौन सी यंत्र है जो कार की स्पीड को मापती है। तो दोस्तों ये प्रश्न, ये एरिया जो है ये बहुत ही फेमस एरिया है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे SSC CGL में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं और बिहार SI में पूछे गए हैं और PCS में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें प्रमुख मापक यंत्र के बारे में हम कुछ मुख्य मापक यंत्र के बारे में बताएंगे। ऐसे तो 100-150 यंत्र हैं, लेकिन आपको वो सब याद नहीं करने, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर उनका पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो देखिए इसमें कुछ प्रमुख मात्रक हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है आमीटर। आमीटर जो है विद्युत धारा को मापने में होता है उपयोग, विद्युत धारा यानी कि बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नाम से ही इसमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने में, यानी कि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर वर्ड से पता चलता है अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। देखिए जब कोई विमान उड़ रही होती है ना, तो उसकी ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का उपयोग होता है, क्योंकि आप दोस्तों उसकी ऊंचाई आसानी से माप नहीं सकते, तो उसके लिए एक यंत्र है अल्टीमीटर, जिससे कि उड़ते विमान की ऊंचाई नापने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। ये तो वायु की गति मापने में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है फाइदोमीटर। फाइदोमीटर जो है दोस्तों समुद्र की गहराई को मापने में होता है। फाइदोमीटर जो है आपका ये समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है। जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं हम, जैसे समुद्र है, समुद्र के ऊपर से अंदर की ओर जाते हैं, इसमें ये जो फाइदोमीटर है ये प्रयुक्त होता है, ठीक है दोस्तों। अगला आता है गैल्वेनोमीटर। तो यह भी जो है विद्युत धारा को मापता है। तो आप बोलेंगे कि आमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या फ़र्क है, तो देखिए दोस्तों आमीटर जो है बड़े पैमाने पर विद्युत धारा को मापती जरूर है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है ये छोटे पैमाने पर विद्युत धारा को मापती है और उसकी डायरेक्शन को भी बताती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है यह आपेक्षिक घनत्व को मापता है। तो हाइड्रोमीटर किस चीज़ को मापता है? आपेक्षिक घनत्व को मापता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बहुत फर्क है। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता को मापती है, यानी कि ह्यूमिडिटी होती है ना दोस्तों, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी होती है, तो इसको मापने में जो है आपका हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है गैसों का दाब मापने में प्रयुक्त होता है। गैसों का जो दाब होता है उसको मापने में क्या प्रयुक्त होता है? मैनोमीटर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, जो कि आप हॉस्पिटल जाते होंगे या डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपका स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए वो सबसे पहले आपका रक्तदाब मापते हैं, यहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, इसके बाद रक्तदाब मापा जाता है, तो वो स्फिग्नोमैनोमीटर वो यंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है आपके यहाँ पे हार्ट में लगाया जाता है, फिर ऐसे सुना जाता है। तो ये होता है कि आपके हार्ट से आ रही ध्वनि को सुनने में इसका प्रयोग होता है। जो आपके हार्ट से लंग से ध्वनि आती है उसको सुनने में प्रयुक्त होता है। तो इससे पता चलता है कि पेशेंट के हृदय में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर स्वस्थ हृदय है तो उसकी ध्वनि अलग होती है, जो हृदय में प्रॉब्लम होता है उसकी ध्वनि अलग होती है। तो दोस्तों देख लिया आपने कि हमने किस तरह आसानी से ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया और आपने बहुत ही आसानी से ये टॉपिक आप सीख भी लिया होगा। दोस्तों जिस तरह आपने ये यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक को आसानी से पढ़ा, इसी तरह मैं आपके लिए और भी वीडियोज लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और दोस्तों आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी तरह मैं उपयोगी वीडियो आपके लिए लाऊंगा और मेरे टीम के अन्य सदस्य भी इसी तरह आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।